हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये है लेसन नंबर 5 और मैं हूं आपका एजुकेटर आदर्श राज। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द टाइम फॉर ओम्स लॉ। ये है भाई साहब हैरी पॉटर के पास है एक मैजिकल स्टिक और आपके पास है एक मैजिकल क्लिक। चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। ठीक है, चलते हैं। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इट मींस अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मैंने आपको बताया था कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक कंडक्टर के अंदर करंट नहीं आती है। जितनी अच्छी पोटेंशियल डिफरेंस होगी उतनी अच्छी करंट आएगी। इसीलिए ओम्स ने बोला कि जितनी अच्छी पोटेंशियल डिफरेंस उतनी अच्छी करंट। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसके अक्रॉस हमने v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो उसके अंदर अगर करंट आई आ रही है तो हम लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मुझे पता है आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन आप सोचिए कि करंट की वजह से पोटेंशियल नहीं आता है, पोटेंशियल की वजह से करंट आता है। तो एक्चुअल इक्वेशन जो है वो है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। सो आई इज इक्वल टू 1/r इंटू वी। तो यहां से v इज इक्वल टू आई आर जो है वो हमारा ओम्स लॉ बन जाता है। आर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ओम्स लॉ की इक्वेशन बनी वो क्या बनी बच्चा? वो बनी v इज इक्वल टू आई आर। v इज इक्वल टू आई आर, या हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, हम इसे कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। तो आप देखेंगे कि y जो एक्सिस है उस पे हमारे पास आएगा वोल्टेज, जो x एक्सिस है उस पे हमारे पास आएगा करंट। ओके, और m जो है वो है स्लोप। m क्या है? स्लोप। तो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो होती है टेन थीटा के बराबर। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और यहां पे ये ग्राफ जो थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये थीटा एंगल हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा? रेजिस्टेंस, जिससे हम टेन थीटा से निकालते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे है v, यहाँ पे है i, एक ये है मेटल m1 और एक ये है मेटल m2। मेटल m1 जो है वो थीटा 1 एंगल बना रखा है और मेटल m2 जो है वो थीटा 2 एंगल बना रखा है। तो आपसे कंपैरिजन पूछा जाएगा, कौन बेटर कंडक्टर है, कौन बेकार कंडक्टर है ना? तो वो हम कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस के बेस पे। तो देखिए, क्योंकि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, इसीलिए टेन थीटा 1 की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी टेन थीटा 2 से। और ऐसा तब तक होता है जब तक थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। इसका मतलब कि m1 का जो स्लोप है वो बड़ा है। तो अगर m1 का स्लोप है तो फर्स्ट जो मेटल है m1 उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा। अगर रेजिस्टेंस बड़ा होगा बेटे तो सेम वोल्टेज के लिए जो करंट है वो 1 में कम जाएगी। तो जिसमें करंट कम जाएगी वो वर्स कंडक्टर होगा, जिसमें करंट ज्यादा जाएगी वो गुड कंडक्टर होगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो मेटल 2 है वो गुड कंडक्टर है ना बच्चों? और जो मेटल 1 है वो बैड कंडक्टर है इन कंपैरिजन ऑफ द मेटल 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दिए गए ग्राफ में मेटल 1 और मेटल 2 को एज अ बैड कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होगा, तो वहां से रेजिस्टेंस निकलेगा V अपॉन आई। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है ओम, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t3 इंटू a माइनस टू। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि रेजिस्टेंस 1 ओम कब होता है, तो ऑब्वियसली जब आपकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तब अगर 1 एम्पियर करंट पास कर रही है तो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर के अंदर 1 ओम का। ठीक है,
अब देखिए कि रेजिस्टेंस क्यों आता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के अंदर चलते रहते हैं। जब वो मेटल के अंदर चलते हैं तभी तो करंट आती है। तो ये जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, है ना। जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो इनका रास्ता ब्लॉक होता है। इस रास्ते के ब्लॉक होने की वजह से इनकी स्पीड जो है उतनी अच्छी नहीं आ पाती है जितनी अच्छी आनी चाहिए। तो एक दूसरे से कोलिजन की वजह से, एक दूसरे से कोलिजन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का आयन और एटम के कोलिजन की वजह से उसके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हम क्या बोलेंगे, the opposition to the flow of current in a conductor is due to the collision of electrons with the ions and the atoms of the conductor, which is termed as the resistance of the conductor। तो आपको समझ में आया रेजिस्टेंस कैसे आया। जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, वो आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। जब वो आयंस के साथ कोलाइड करेंगे तो उनकी इफेक्टिव स्पीड जितनी आनी चाहिए थी, क्या वो आएगी? उतनी नहीं आएगी। जब वो नहीं आएगी तो करंट डिक्रीज होगा। इसी प्रॉपर्टी को बोला गया रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोला गया? रेजिस्टेंस। तो ये था रेजिस्टेंस का कारण। अब जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का या किसी भी वायर का, ठीक है, वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर आपका वायर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का है तो उसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। और ये डिपेंड करता है उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी पे। दूसरी चीज क्या है जिसपे वो डिपेंड करता है? तो वो है लेंथ ऑफ द वायर। जितनी बड़ी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यू गेटिंग इट? सो हम यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि चौथा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं अलग से आपको समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस का पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द कंडक्टर के। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और यहां से हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आपको आता ही है फॉर्मूला। जहां पे रो क्या है बेटा? रो है रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये है हमारी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो क्योंकि लेंथ पे अगर डिपेंड करता है तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, अगर लेंथ L1 थी तो रेजिस्टेंस था R1, तो अगर लेंथ L2 होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें याद रखना एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। या अगर लेंथ कांस्टेंट है लेकिन एरिया को आपने चेंज किया है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये है जब आपका लेंथ कांस्टेंट होगा। लेकिन बेटा अगर दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं हुआ तब आपकी जो वायर है वो स्ट्रेच करेगी। जब वायर स्ट्रेच करती है तो लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है n टाइम्स। अगर आपकी लेंथ n टाइम्स इंक्रीज होती है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो याद रखना हो जाएगा n स्क्वायर इंटू द ओल्ड रेजिस्टेंस, जो वैल्यू पहले दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस है 2 ओम और उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है, लेंथ को क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 टाइम्स। तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा बेटा वो आएगा n का स्क्वायर इंटू में जो ओल्ड रेजिस्टेंस है वो, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 एंड दैट इज 8 ओम। तो जो आपका नया रेजिस्टेंस आएगा वो 4 टाइम्स होगा। बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, पेपर में आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है और इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? चलो, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है। ओम्स लॉ इज नाइदर अ बेसिक लॉ नॉर ए डेरिवेबल। क्यों? बिकॉज ओम्स लॉ कंडीशनल लॉ है। ओम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है? अंडर द सेम
physical condition. If the temperature or the pressure changes, then Ohm's law may vary. Is it okay? Second, so V is equal to IR is just an empirical relation. Microscopically, Ohm's law is expressed as V is equal to I L by sigma A, where sigma is called the electrical conductivity. Conductivity क्या होती है बेटा? What is conductivity? Conductivity is reciprocal of resistivity. And what is conductance? Conductance is the reciprocal of resistance. तो ये दोनों चीजें भी आप याद रख लेंगे, ये दोनों चीजें भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये है आपका ओम्स लॉ, और ये मैं आपको पहले ही करंट डेंसिटी का और ई का रिलेशन बता चुका हूं जे के टर्म्स में, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये हम हटा देते हैं, ये रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछले वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। ठीक है, मैं ऊपर लिंक डाल रहा हूं, पिछले वीडियो में इस पे क्वेश्चन था, देखना, बताना कौन सा क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन में हर वीडियो में इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अब आपकी बारी आ गई है मैजिकल क्लिक करने की। मैजिकल क्लिक है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर एजुकेटर आदर्श राज। ओके, हैव अ ग्रेट डे।